हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का कंटेंट लेक्चर जो है वो है आवेश के बारे में। ठीक है, यहाँ हम संपूर्ण इस वीडियो में जो संपूर्ण जानकारी लेंगे वो आवेश के बारे में लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके पश्चात आवेश कैसे जनरेट होता है उसकी संकल्पना देखेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, उसके पश्चात आवेश को परिभाषित करेंगे, आवेश की परिभाषा क्या होगी, फिर आवेश कितने प्रकार के होंगे, आवेशों के गुण क्या होंगे और आवेश का मात्रक क्या होता है ना। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप आवेश के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, क्या देखेंगे? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो, हमने पिछले वीडियो में घर्षण विद्युत के बारे में जानकारी ली थी कि जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक किसी पदार्थ में एक प्रकार की ऊर्जा जनरेट हो जाती है। उस ऊर्जा के कारण वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। और यही आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? घर्षण विद्युत कहलाता है या विद्युत कहलाता है ना। जब हमने आवेश को स्थिर माना था तो स्थिर विद्युत था, और जब हमने आवेश को गतिमान माना था तो क्या? गति विद्युत कहलाता है ना। तो इस प्रकार से विद्युत के दो प्रकार देखे थे हमने। उदाहरण हमने क्या देखा था कि जब किसी कंघी को या किसी प्लास्टिक की स्केल को जब हम सूखे बालों से रगड़ते हैं तो ये प्लास्टिक की स्केल या कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हल्के पदार्थ है उनको आकर्षित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता था, है ना। मतलब ये जो पदार्थ जो है जिसको हमने एक दूसरे के ऊपर रब किया था या रगड़ा था या घर्षण कराया था, तो इस पदार्थ में ऐसी कौन सी गुण उत्पन्न हो गया होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी खुद की प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो हल्के पदार्थ को अपनी ओर क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है ना। तो एक्चुअल में वो आवेशित हो गया है। मतलब जो दो पदार्थ यदि हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसको अपन आवेश कहते हैं, है ना। उसी आवेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से जनरेट होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भी पदार्थ है, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए कि जो भी पदार्थ होता है, ये प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण जो रहते हैं। और ये अणु में भी क्या रहते हैं? परमाणु स्थित होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन अणु की बात करें, है ना, या हाइड्रोजन गैस है हमारी जो कि पदार्थ की अवस्था है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है इसमें ये H2 एक अणु है, और इस H2 अणु जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, H और H। ठीक है, मतलब इस H2 अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते कि पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब परमाणु के अंदर भी कुछ क्या रहते हैं? मूलभूत कण उपस्थित होते हैं, है ना। अब ये मूलभूत कण किस प्रकार से रहते हैं? इसको हम यहाँ पर ये सोडियम परमाणु जो दिख रहा है आपका, ये परमाणु का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जिसको हमने सोडियम परमाणु के रूप में लिया है। इस सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? 11। और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? एक चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे पहली कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और 8 तो कितने हो गए? 10। और बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में होगा, है ना। तो ये सोडियम परमाणु का हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर, ये आप देख रहे हो, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर उस परमाणु का समस्त धनावेश और उसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है ना। मतलब परमाणु के केंद्र पर उसका क्या रहता है? समस्त धनावेश और उसका संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उस परमाणु के केंद्र पर समस्त धनावेश और क्या? द्रव्यमान निहित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में भी दो प्रकार के मूलभूत कण होते हैं। एक होता है धनावेशित कण
जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, P+ जिस पर धनावेश होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन, है ना, मतलब P+ को प्रोटॉन कहेंगे और N0 को न्यूट्रॉन कहेंगे, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, अनावेशित होता है। ओके, और ये तो हो गया उसके केंद्र की बात। अब उस केंद्र के चारों ओर ये आपको दिख रहा है विभिन्न कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, जो बाकी बचा था 1 इलेक्ट्रॉन। वो एक विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। मतलब एक मूलभूत कण होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित होता है, वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये परमाणु का स्ट्रक्चर होता है कि जब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अणु से मिलकर बना होता है, अणु में परमाणु स्थित होते हैं, तो परमाणु में भी क्या रहेगा, उसके केंद्र पर नाभिक रहेगा, जिसमें उसका समस्त धनावेश और क्या द्रव्यमान निहित रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक में 2 प्रकार के कण होंगे, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार से होते हैं। जिसे देखो आप, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहली कक्षा है वो नाभिक से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये उसकी आंतरिक कक्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आंतरिक कक्षा कहलाएगी। और जब ये आंतरिक कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक से क्या बहुत ही बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, तो मतलब उनकी बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर न्यूटन ने, उनकी बीच की दूरी कितनी है, r है। और ये यदि r दूरी कम है तो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से उनके बीच में जो बल लग रहा है ना, 2 आवेश है, एक प्लस है प्रोटॉन मतलब नाभिक, और दूसरा कैसा है, इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित है, तो दोनों के बीच में प्लस और माइनस के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बल लगता है वो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यदि ये r दूरी कैसी है, कम है, मतलब आंतरिक कक्षाओं की दूरी कम है, तो बल का मान कैसा हो जाएगा, अधिक होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणपाती को शो करता है। ठीक है, तो ये जो आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक बल के द्वारा क्या होंगे, बंधे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला होगा बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो कि आंतरिक कक्षा में अधिक बल के द्वारा बंधे रहेगी, जिसको हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना। और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, तो ये बाहर नहीं निकलते, अपने परमाणु को नहीं छोड़ते हैं, केवल उसी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब हम ये बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, है ना, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो प्रोटॉन से अधिक दूरी पर स्थित होता है। ये आप देख रहे हो, प्रोटॉन से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तो ये जब r दूरी यदि क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। और जब बल का मान कम होगा तो ये अल्प बल के द्वारा बंधा रहेगा, है ना। मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अल्प बल या कम बल के द्वारा बंधे रहते हैं। और इसको जैसे हम घर्षण कराते हैं, उस वस्तु को क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं। जैसे हमने प्लास्टिक की स्केल को क्या किया, बालों पर रब किया, तो जो प्लास्टिक की स्केल में जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा के, वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और वो अपनी परमाणु को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपने परमाणु को क्या करते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करके अपने परमाणु को त्याग देते हैं, और क्या हो जाते हैं, उस पदार्थ में मुक्त हो जाते हैं, है ना। त्याग देना मतलब मुक्त हो जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा के, वो क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उस पदार्थ में क्या बहेगी, धारा प्रवाह होती है ना। तो इस प्रकार से ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि जब पदार्थ में धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ न कुछ आवेश भी जनरेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यदि निकलता है तो क्यों धनावेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो क्यों ऋणावेश होगा। जैसे हमने प्लास्टिक की स्केल की बात की, तो उसको जब रगड़ा था तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पर आ गया, हमारे सूखे बालों पर आ गया। तो जब उसने प्लास्टिक की स्केल ने अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो वो धनावेशित हो गया, और सूखे बालों ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो वो ऋणावेशित हो गया। तो इसी आवेश की संकल्पना को देखना है नेक्स्ट वीडियो से, है ना। तो ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है।
आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये पहला पॉइंट लिखना है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अणु से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट हो गया। अणु में परमाणु स्थित होते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर परमाणु के केंद्र में उसका समस्त धनावेश और उसका द्रव्यमान निहित होता है, तीसरा पॉइंट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, है ना। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और उसी में सब पॉइंट लिख देना कि उसमें 2 प्रकार के मूलभूत कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है धनावेशित और एक न्यूट्रॉन होता है अनावेशित, है ना। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट लिखोगे आप कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं, है ना। ये चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद में पांचवा पॉइंट कि वह इलेक्ट्रॉन जो आंतरिक कक्षाओं में स्थित होते हैं अधिक आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसको अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में कम बल के द्वारा बंधे होते हैं, उसको थोड़ी सी ऊर्जा देने पर वह क्या हो जाते हैं, उस परमाणु को त्याग देते हैं, तो वो कहलाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। और जब किसी पदार्थ में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाएंगे, तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बहेगी, उस पदार्थ में धारा प्रवाह होगी, ठीक है। तो ये सब है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पर बात की है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NaCl, है ना। NaCl में कैसा अब आवेश जनरेट होगा, है ना, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो NaCl में 2 परमाणु है आपके पास में, एक Na का है और दूसरा किसका है, Cl का है। Na का है और दूसरा क्या है, Cl का है। Na मतलब क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 281। वैसे ही क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक रहता है 17, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 287। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या 2 8 8 18 के फॉर्म में चलता है। मतलब एक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। फिर यदि 3 इलेक्ट्रॉन है किसी पदार्थ में, तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में चला जाएगा, है ना। और इस कक्षा में भी कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके पश्चात तीसरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये 2n का स्क्वायर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 8 8 18 के फॉर्म में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ सोडियम के लिए बात की तो परमाणु क्रमांक कितना था, 11 था। तो हो गया उसका कितना, 281। और उसी प्रकार से क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक कितना, 17, तो हो जाएगा 287। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके केंद्र पर क्या रहेगा, ये प्रोटॉन और क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, जिसको हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहली कक्षा में 1 और ये दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके पश्चात दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, 3 4 5 6 7 और 8। और उसी प्रकार से तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये क्या कहलाएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ओके। इसी प्रकार से हम क्लोरीन की बात करेंगे तो इसके पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से दूसरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसी प्रकार से तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7, है ना। अब हमने बताया था कि परमाणु का स्थायित्व प्रदान करने के लिए कितने, 2 8 8 18 इस फॉर्म में चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ सोडियम में क्लोरीन में देख सकते हो कि 2 8 कितने, 7 है। मतलब यहाँ उसका स्थायित्व बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए यहाँ कितने, 8 होना चाहिए। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। वैसे ही सोडियम की बात करते हैं तो 2 8 1, तो ये 2 और 8 है ना। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है, अधिकता है। तो होगा ये कि जब हम सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन साधारण नमक कहते हैं, उसको पानी में डालकर
है ना, क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, मतलब कुछ न कुछ काम करते हैं या घर्षण घर्षण का कुछ काम करते हैं। तो होगा ये कि ये जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है ना, किसमें, सोडियम परमाणु में जो बाहरी कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉन को अपने परमाणु को क्या कर देगा, त्याग देगा। और कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा क्लोरीन परमाणु पर। समझ में आया? मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन परमाणु पर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम पर आ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को लाने के लिए या परमाणु से बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जो कि संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, कम एनर्जी का काम करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया। अब जब इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। और जिसने लिया है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बराबर, ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा क्या, नेगेटिव। मतलब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये बन जाएगा Na+। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को जब क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो वो बन जाएगा Cl-, है ना। क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पर देखो हम किसकी बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं हीलियम की। तो हीलियम में क्या रहता है, 2, मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 2। प्रोटॉनों की संख्या उसी के बराबर रहेगी, 2। और न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे, उतने रहेंगे, है ना। और जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके केंद्र पर क्या रहेगा, 2 प्रोटॉन रहेंगे, है ना। उसके बाद उसके जो बाहरी कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, है ना, बराबर। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और प्रोटॉन कितने बचेंगे, प्रोटॉन कितने, 2 है। तो यहाँ पर धनावेशों की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बचा 1 और प्रोटॉन बचे 2। मतलब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी बचेंगी, अधिक बचेगी, है ना। तो जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक बचेगी मतलब धनावेश अधिक बचा तो वो जो परमाणु है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ पर जाएगा, है ना, मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले इलेक्ट्रॉन थे कितने, 2 थे। अब 2 के बाद में कितना हो गया, 3। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ पर आया, जैसे यहाँ पर आया था क्लोरीन पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले 2 प्रोटॉन और 2 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन और हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 3 और प्रोटॉनों की संख्या होगी 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर ऋणावेश हो जाएगा, है ना। मतलब यदि किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया तो जो देता है वो क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया, है ना। वहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी अब। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ना। तो जो देता है वो धन हो जाता है और जो लेता है वो ऋण हो जाता है। जैसे आप बैंक से आप क्या ले लो, कर्जा ले लो। मतलब क्लोरीन ने क्या कर लिया, सोडियम से कर्जा लिया एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये जिसने कर्जा लिया वो ऋणी हो गया, मतलब ऋणावेश हो जाएगा। और जिससे लिया है बैंक से वो धनावेशित हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो जब धनावेश होगा तो Na+ कहलाएगा, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब इसके पास में कितना बचा, 2, 8। एक की जगह कितना हो जाएगा, 2, 8 ही बचेगा, मतलब 10 सिर्फ, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पर। और यहाँ Cl- क्यों होगा, क्योंकि 2, 8 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 2, 8, 7 था तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो यहाँ ये ऋणावेश हो जाएगा, बराबर है। अब ये धनावेश और ऋणावेश हुआ, ये किसके कारण हुआ, ये हुआ है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण या
आदान प्रदान के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की प्रकृति या गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है वो धनावेश हो जाता है, और जहाँ प्राप्त होता है वो ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित प्रकार का चार्ज होता है ना, और वही प्रोटॉन पर भी होता है, और वो दोनों का परिमाण कैसा रहता है? समान रहता है। लेकिन प्रकृति कैसी रहती है? विपरीत रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का ही चार्ज होगा, उतने ही परिमाण का चार्ज प्रोटॉन पर भी होगा। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति माइनस होती है और प्रोटॉन की प्रकृति प्लस होती है। इस न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश उस इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, बराबर। तो आवेश को हम क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की प्रकृति को हम क्या कहते हैं? आवेश या चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा एक ये भी दे सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का क्या है? मूलभूत गुणधर्म है ना। मतलब आवेश क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मूलभूत गुणधर्म है। ठीक है, मूलभूत गुणधर्म मतलब क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर एक निश्चित प्रकार का चार्ज होता ही है। अब मूलभूत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। जैसे किसी पदार्थ में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्यों है ये हम प्रश्न नहीं कह सकते। उसमें द्रव्यमान तो रहेगा ही, कोई भी यदि पदार्थ लिया तो उसमें द्रव्यमान रहेगा ही। वैसे ही कोई भी पदार्थ है तो उसमें चार्ज रहेगा ही, चाहे वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जिसमें प्लस जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? माइनस भी होंगे। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन उसमें चार्ज तो होगा ही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या है ये? किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक मूलभूत गुणधर्म है, जिसके कारण उसमें स्थिर विद्युत बल, जिसको हम कहते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का गुण उत्पन्न हो जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ है? आकर्षित हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का पदार्थ है। ये किसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है? इस क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हुआ है ना। तो या आप ये भी देखते हो कि यदि मान लो कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो कि ऋणावेशित कण है, और उसको हम बैटरी से लगाते हैं, किसी चालक तार को बैटरी से लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था, ऋण सिरे से किसकी ओर? इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और ये ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होता है और बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होता है। तो आवेश जो निर्मित हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है? उसमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल निर्मित होने के कारण उत्पन्न हो रहा है। मतलब आवेश के कारण ही, यदि हमने दो आवेश ले लिए, चाहे वो आप एक Q1 और Q2 ले लो, चाहे एक आप प्लस लो दूसरा प्लस लो, है ना, या एक माइनस लो दूसरा भी माइनस लो, तो इनमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आवेशों के कारण ही उसमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। या आप एक प्लस लो और दूसरा माइनस लो, तो इसमें आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो आवेशों के कारण ही इसमें स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो किसी पदार्थ में आवेश क्या है? उस पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है, जिसके कारण उसमें स्थिर विद्युत बल, चाहे वो आकर्षण बल चाहे वो प्रतिकर्षण बल, ये दोनों निर्मित होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब उसके एक परिभाषा से, संकल्पना को हम परिभाषा से देखेंगे। यहाँ पर भी देखा आपने, ये सोडियम एटम जो दिया था 11 परमाणु थे, क्लोरीन है उसमें 17 परमाणु है, 17 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा, ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा, जिसको अपन क्लोराइड आयन बोलेंगे, है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है ना, जिसको हमने देखा अभी। तो यहाँ पर जो हमने आवेश की संकल्पना दी थी, है ना, वो किसके आधार पर दी थी? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर दी थी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी थी, है ना। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर मतलब जैसे यदि सोडियम ने एक परमाणु का त्याग कर दिया, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 था 2 8 1 के रूप में, है ना, तो प्रोटॉन भी कितने थे? 11 थे, बराबर। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बचा इलेक्ट्रॉन उसके पास में कितना? 10,
है ना। मतलब ये Na प्लस हो जाएगा जब उसने दिया है तो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि दान करता है तो क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी बची रहेगी, कितनी, जितनी थी 11। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब दान करता है तो क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। उसी प्रकार से क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 17, 2, 8, 7 के रूप में। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, सोडियम ने दिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 17 की जगह क्या हो जाएगी, अब 18 हो जाएगी। लेकिन प्रोटॉन पहले, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 थी तो प्रोटॉन 17 ही है, प्रोटॉन तो उतनी बने रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उसकी संख्या एक बढ़ जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को यदि दान करता है तो धनावेश हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आवेश का, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश हो जाता है ना। अब जो आवेश की जो संकल्पना है वो हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही देते हैं, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं देते, है ना। प्रोटॉन के आधार पर हम इसलिए नहीं देते क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है। वो द्रव्यमान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। मतलब यदि प्रोटॉन यदि कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास यदि 1 है, इलेक्ट्रॉन का मास इसको कितना ले ले, 1 ले ले, तो प्रोटॉन का मास जो होगा या द्रव्यमान जो होगा वो 1837 होगा। या हम इलेक्ट्रॉन का मास यदि 1 kg ले ले तो प्रोटॉन का मास जो है वो 1837 kg हो जाएगा, है ना। अब हल्का पदार्थ कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन क्या है, भारी पदार्थ है। तो जो प्रोटॉन जो है वो अपने नाभिक को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, है ना। तो नाभिक को नहीं छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वही बाहर निकल सकता है, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा, या प्रोटॉन प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो उससे धारा बहती है ना, उससे क्या बन जाता है, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा आंसर ये हो कि जो प्रोटॉन जो है ना, उस नाभिक में जो प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे तो उनमें प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक तरीके सा अंतर्नाभिकीय बल उत्पन्न होगा। और ये अंतर्नाभिकीय बल इतना उत्पन्न होगा कि प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो ये 2 कारण है कि जिसके हम आवेश की संकल्पना जो है वो प्रोटॉन के आधार पर नहीं दे सकते, केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही देख सकेंगे। और विद्युत जो गुण है वो इलेक्ट्रॉन का ही गुण है एक तरीके से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या बहती है, उसमें धारा बहती है, विद्युत जनरेट होती है ना। अब हमने देखा था कि आवेश के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं, प्लस और क्या, माइनस, है ना। अब ये हमने प्लस और माइनस ही क्यों लेते हैं, एक्स वाई क्यों नहीं लेते हैं, है ना। उसको देखने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग से उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 ग्लास रॉड ले लिया, कांच की रॉड ले ली। क्या ये है कांच की छड़, है ना। कितने लिए, 2 लिए, एक और कौन सी, 2, है ना। इन दोनों कांचों की छड़ को जब हम क्या करते हैं, पास में लेकर आते हैं तो उनमें कोई भी रिपल्सन फोर्स नहीं होता है और ना ही अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। दोनों सिंपल कांच की छड़ है। लेकिन जब इन कांच की छड़ को हम किससे, सिल्क मतलब होता है रेशम, क्या होता है, रेशम से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ये देखो दोनों, एक और ये दूसरा, है ना। दोनों ग्लास की छड़ को क्या कर रहे हैं हम, दोनों ग्लास की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं। और दोनों ग्लास की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपल करेगी, या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, है ना, प्रतिकर्षित करती है। जब हम एक रॉड को दूसरे रॉड के पास में लेकर आते हैं तो वो क्या करती है, ये उसको रिपेल करने का काम करती है ना। तो यहाँ पर एक तरीके का समान प्रकार का चार्ज होगा, इसको अपन ने प्लस लिया है। ये प्लस ही क्यों लेंगे वो देखते हैं फिर, है ना, क्योंकि रिपेल कर रही है ना, ये ध्यान में रखना। दूसरा प्रयोग ये किया कि अभी हमने क्या लिया था, कांच की छड़ और रेशम लिया था। अब लेंगे हम क्या,
अब लेंगे हम एबोनाइट की छड़। अब दूसरा प्रयोग करेंगे क्या, ये प्लास्टिक रॉड ले लिया जिसको अपन एबोनाइट की छड़ बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख देना क्या है, ये एबोनाइट है ना। ठीक है, ये क्या है, एबोनाइट की छड़ है। प्लास्टिक की जगह आप लिख लेना क्या, एबोनाइट की छड़ है ना। तो प्लास्टिक दो एबोनाइट की छड़ जो है उसको हम सिंपली यदि पास में लेकर आते तो कोई भी रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल नहीं जनरेट होता है। और जैसे हम उसको फर के साथ में क्या करते हैं, रब कराते हैं या उसके साथ घिसते हैं, उसको घर्षण कराते हैं। और जब हम पास में लेकर आते हैं तो ये भी क्या करती है, एक दूसरे को, एबोनाइट की छड़ जो है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है ना। तो हमने जब पहला देखा था तो ये भी क्या करती थी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी, कांच की छड़ है ना। ये जो प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ जो है वो भी क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब इसमें से एक कांच की छड़ ले लेंगे और इसमें से एक क्या ले लेंगे, एबोनाइट की छड़ ले लेंगे। और दोनों को जब हम पास में लेकर आते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करती है, वो एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, एक दूसरे की ओर क्या करेंगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब हम समान प्रकार के क्या कर रहे हैं, समान प्रकार के पदार्थों को एक वस्तु पर रगड़ रहे हैं तो इसमें समान प्रकार का क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। मतलब जब हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे तो मान लो कि ग्लास की रॉड पर क्या हो रहा है, प्लस आवेश जनरेट हो रहा है। कौन सा आवेश, प्लस आवेश जनरेट हो रहा है। मतलब प्लस आवेश जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन किस पर गए हैं, सिल्क पर गए, मतलब रेशम पर गए। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये दूसरी ग्लास पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस समान प्रकार के चार्ज जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेगी। ओके, अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखा हमने एबोनाइट की छड़ को, इसको भी हमने क्या कर दिया, कांच से रगड़ा, फर से रगड़ा। और जब हम मानते कि इस पर माइनस आवेश जनरेट हो रहा है, ये दूसरा प्रकार का पदार्थ है, इस पर माइनस आवेश जनरेट हो रहा है। माइनस आवेश इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि ये जो फर मतलब बिल्ली की खाल, उससे इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पर आए हैं, प्लास्टिक पर आए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से निकल कर कहाँ पर आए, प्लास्टिक पर आ गए। और जब दोनों समान प्रकार के पदार्थों को, जो इसको हमने रगड़ा है, उसको पास में लेकर आते हैं तो ये भी क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, अब उस पर हमने कांच की छड़ पर हमने क्या लिया था, प्लस लिया था। इस पर हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। अब एक एक रॉड को जब हम एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो प्लस और माइनस क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के बल हैं। यदि समान प्रकार के इसमें लग रहे हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो या क्या हो, माइनस माइनस हो, तो उनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और प्लस और माइनस यदि है तो क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। समान प्रकार के बलों के बीच में क्या लगता है, समान प्रकार के आवेशों के बीच में क्या लगता है, समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये हम प्लस और माइनस ही क्यों ले रहे हैं, प्लस और माइनस इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही हम कांच की छड़ को, या देखा था हमने क्या, ये कांच की छड़ को जब हम एबोनाइट की छड़ के पास में लेकर आते हैं, कांच की छड़ में पॉजिटिव और एबोनाइट की छड़ पर क्या, निगेटिव आवेश यदि जनरेट होता है। और जब दोनों को आकर्षित करने के बाद में इसका जब हम किसी विधि से आवेश की गणना करते हैं तो आवेश का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो 0 क्यों होगा, और ये 0 किस परिस्थिति में होगा कि दो वस्तु को जब हम आपस में पास में लेकर आ रहे हैं तो उसका आवेश ही 0 हो रहा है। मतलब दोनों वस्तु को आपस में मिला रहे तो जो परिणामी
जो मान हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो जैसे मान लो एक गिलास में पानी ले लिया, दूसरे गिलास में पानी ले लिया, तो और दोनों गिलासों के पानी को मिला दिया, तो क्या वो जीरो होगा? क्या नहीं होगा, है ना। वैसे ही कब होगा, लेकिन जब इसमें यदि एक गिलास पानी लिया था, है ना, ये प्लस हो गया, और जब उसको निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तब अपने को क्या दिखाई देगा, जीरो। क्योंकि जब हम एक गिलास पानी लिया था और उसको पूरा निकाल दिया, मतलब प्लस किया, उसमें पानी डाला तो प्लस हो गया, और पानी निकाल दिया तो माइनस हो गया। मतलब दोनों परिस्थिति का हमने क्या किया, योग किया। लेकिन जब हमने निकाला था, मतलब विपरीत प्रकार की अभिक्रिया की, तो प्लस और माइनस ये इसके कारण जनरेट हुए। मतलब एक को यदि अपन ने प्लस 100 करे और दूसरे को क्या करें, माइनस करें, तब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जैसे प्लस चार्ज कितना हुआ है, 100 कूलाम का हुआ है, और माइनस चार्ज यदि है वो कितना है, -100। अब दोनों को यदि मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस -100। दोनों को यदि अपन मिला रहे हैं तो इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा मिलाने के पर। तो ये 100 - 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब जीरो। तो पहले आवेश को अपन ने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, और दूसरे को क्या लेंगे अपन, माइनस लेंगे। इसलिए उसको ए बी नाम भी नहीं देते, पी क्यू नाम भी नहीं दे सकते, उसको क्या देंगे, प्लस और माइनस नाम देंगे, है ना। तो ये धन और ऋण आवेश इस प्रकार से जनरेट होता है कि हम उसको प्लस और माइनस आवेश क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम दोनों का योग करते हैं तो वो आवेश जो होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आवेश की संकल्पना है। अब जैसे हमने कांच को रेशम से रगड़ा था, तो कांच में हो गया था धनावेश, तो जिससे रगड़ा है उसमें विपरीत प्रकार का आवेश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। उसी प्रकार से फर और एबोनाइट को जब हमने रगड़ते हैं तो एबोनाइट पर देखा था हमने कौन सा, ऋणावेश उत्पन्न हो गया था, और तो दूसरे वस्तु पर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार का आवेश धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब कांच और एबोनाइट को हमने पास में लेकर आए थे तो आकर्षण बल जनरेट हुआ था, है ना। उसी प्रकार से ऊन और प्लास्टिक को यदि हम रगड़ेंगे तो ऊन में धनावेश और प्लास्टिक पर ऋणावेश। उसी प्रकार से ऊन और रबर को रगड़ेंगे तो ऊन पर धनावेश और रबर पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर, अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु में धनावेश और दूसरी वस्तु में उसी परिमाण का विपरीत आवेश, ऋणावेश जनरेट हो जाता है ना। तो ये आवेश को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। तो इस उदाहरण से हमने जो एक परिभाषा लिखी थी कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण उसमें स्थिर विद्युत बल, जैसे हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जैसे जनरेट हुआ था ना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का गुण उत्पन्न हो जाता है उसमें, या स्थिर विद्युत बल का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश, है ना। अब हम उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेशों की गुण जो है वो क्या है, देखा था हमने समान आवेशों, जो हमने प्लस प्लस लिया और माइनस माइनस लिया था, उन समान प्रकार के आवेशों में क्या उत्पन्न हो जाता था, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता था। जैसे दोनों कांच की छड़ को पास में लेकर आए, उसमें दोनों में प्लस प्लस आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी। वैसे ही एबोनाइट की छड़ जिसमें ऋण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, वो भी यदि हम पास में लेकर आते हैं तो वो भी क्या करती है, प्रतिकर्षित कर देती थी। तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से विपरीत प्रकार के आवेश, एक कांच की छड़ और दूसरी एबोनाइट की छड़ ली थी, कांच की छड़ पर प्लस आवेश, एबोनाइट की छड़ पर माइनस आवेश, ठीक है। तो दोनों को जब हम पास में लेकर आते थे तो एक दूसरे को क्या करती थी, आकर्षित करती थी। तो विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है।
चाहे प्लस माइनस लो या तो फिर माइनस प्लस लो, है ना। तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल, ठीक है। अब आवेश जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसी प्रकार से आवेश का मात्रक जो है वो क्या है, कूलाम है, मतलब ऐसा ही मात्रक उसका कूलाम है। मात्रक के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। उसके बाद में आवेशों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मतलब यदि एक पदार्थ पर आवेश है धन का, दूसरे पदार्थ पर आवेश है ऋण का, तो दोनों का जो सम्मिलित आवेश हो जाएगा धन और ऋण, दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें योज्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। योज्य मतलब जोड़ने का, योग करने का, है ना। तो यदि आवेश कैसे Q1 है, Q2 है और Q3 है, तो उसका सम्मिलित आवेश कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। लेकिन आवेश यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको धनावेश लेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको ऋणावेश लेना पड़ेगा, उसका मान ऋण रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट इसका गुणधर्म है, आवेश का क्वांटीकरण होता है, मतलब उसको क्वांटीकृत किया जाता है। एक निश्चित आवेश की मात्रा जो होती है एक निश्चित होती है ना। उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का नियम सिद्धांत, है ना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम, मतलब कोई भी दो वस्तु है, जैसे अपन ने कंघी को या स्केल को सूखे बालू से रगड़ा, तो जितना आवेश किस पर हुआ था, सूखे बालू पर, कंघी पर हुआ था या प्लास्टिक की स्केल पर प्लस आवेश हुआ था जितना, उतना ही ऋण आवेश किस पर हो जाएगा, उतना ही ऋण आवेश होगा बाल पर, है ना। और दोनों का सम्मिलित आवेश निकालेंगे तो वो 0 होगा, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश कैसा रहता है, नियत रहता है। तो ये हम देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो मेन चीज़ है कि आवेश का क्वांटीकरण होता है और आवेश संरक्षण नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये गुणधर्म हो गए, है ना, ये गुणधर्म आप याद कर लेना। उसके पश्चात आते हैं हम आवेशों के मात्रक के ऊपर, है ना। तो आवेश, यदि हम धारा विद्युत की बात करें तो धारा जो होता है वो आवेश प्रवाह की दर को शो करता है ना। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, मतलब एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। तो यहाँ से आवेश को ले सकते हैं अपन कितना, I इंटू कितना T। तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। I मतलब क्या है, धारा है जिसका मात्रक है कितना, एम्पियर, और T क्या है, समय है, उसका मात्रक कितना है, सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड, और इस एम्पियर इंटू सेकंड को हम क्या कहते हैं, कूलॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलॉम। तो ऐसा ही मात्रक उसका क्या है, कूलॉम है। इसको हम C से शो करते हैं, है ना, कैपिटल C से शो करते हैं। अब इसका CGS मात्रक की बात करेंगे तो कूलॉम की जगह हो जाएगा स्थित कूलॉम, है ना। इसको अपन स्थित कूलॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थित कूलॉम। तो CGS मात्रक स्थित कूलॉम हो जाएगा। और इसका SI मात्रक और CGS मात्रक, मतलब एक कूलॉम और क्या स्टेट कूलॉम में क्या संबंध होगा कि एक कूलॉम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम के बराबर होगा। मतलब SI मात्रक जो होगा वह CGS मात्रक के 3 × 10⁹ गुना होगा, ठीक है। तो ये उसका स्थित कूलॉम का क्या होगा, स्थित कूलॉम जो है वो CGS मात्रक हो गया। उसके पश्चात आता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये आवेश का जो है वो सबसे बड़ा मात्रक है ना। एक कूलॉम जो है वो कितना होता है, 1/10 EMU के बराबर होता है ना, बराबर। तो एक कूलॉम बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 EMU, है ना। ये हम क्या लेंगे, विद्युत चुंबकीय मात्रक लेंगे। उसके पश्चात आता है एक फैराड। तो एक फैराड जो है वो सबसे बड़ा मात्रक कहलाएगा। वो एक फैराड का मान जो होगा वो कितना होगा, 96,500 कूलॉम। मतलब एक कूलॉम जो है उसका कितना, 96,500 गुना होगा एक फैराड का मान, है ना। तो ये हो गए उसके आवेश के मात्रक, जिसको हमने SI मात्रक, CGS मात्रक और विद्युत चुंबकीय मात्रक के रूप में देख लिया। अब आते हैं हम क्या, अन्य मात्रकों के बारे में। तो 1 माइक्रो कूलॉम, माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻6। 1 मिली कूलॉम, मिली का मतलब होता है कितना, 10⁻3, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करना, 1 मिली कूलॉम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻3 कूलॉम। माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलॉम।
नैनो मतलब 10 की घात माइनस कितना 9 कूलम, नैनो मतलब 9, माइक्रो मतलब -6, है ना। और पीको मतलब कितना हो जाएगा 10 की घात -12 कूलम, ओके ना। तो ये उसके क्या है मात्रक है। तो सबसे पहला मात्रक मैंने क्या बताया आपको, मिली, है ना। मिली कूलम मतलब 10 की घात -3 कूलम। उसके पश्चात माइक्रो कूलम मतलब 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। नैनो कूलम मतलब कितना हो जाएगा 10 की घात -9 कूलम। और पीको कूलम मतलब हो जाएगा 10 की घात माइनस कितना 12 कूलम। तो ये उसके डेली लाइफ के यूनिट मात्रक से, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया अभी इस पूरी वीडियो में, हमने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी पढ़ लिया, आवेश की संकल्पना को उदाहरण सहित बता दिया, आवेश की परिभाषा को परिभाषित कर दिया, आवेश के प्रकार जो 2 प्रकार के होते हैं उसको परिभाषित कर दिया, है ना, आवेशों की गुण और आवेश के मात्रक, है ना, इन सभी को हमने क्या कर दिया कवर कर लिया, ठीक है। आप वीडियो में फीडबैक देकर आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो किस प्रकार से बना, और कहीं डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आवेश के आवेश संरक्षण का नियम तथा आवेश का क्वांटीकरण, है ना, इन दोनों नियमों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।